साल 1906 में मुस्लिम लीग बनी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, पर असल में अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए और मुस्लिमों को आज़ादी के स्ट्रगल से दूर करने के लिए उन कट्टर मुस्लिमों का सपोर्ट किया जो अपना फायदा चाहते थे एक अलग आइडेंटिटी के साथ। लीग का उद्देश्य था अंग्रेजों से वफादारी और अपना फायदा। 1906 में जिन्ना ने कांग्रेस ज्वाइन की, 1913 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की और 1915 में गांधी जी भारत आए। गांधी जी के आते ही जिन्ना का प्रभाव कांग्रेस में कम होने लगा। 1920 में उसने कांग्रेस छोड़ दी और सिर्फ मुस्लिम लीग का मेंबर रहा। 1930 में अल्लामा इकबाल ने टू नेशन थ्योरी का आइडिया दिया और भारत के नॉर्थ वेस्ट के 4 प्रोविंसेस को जोड़ने की बात की और आगे जाके इसी सोच ने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को या बंटवारे की सोच को बढ़ावा दिया। अब बात करेंगे कि उस वक्त के जो आम हिंदू और आम मुस्लिम थे उनका सोशल स्टेटस क्या था, उनके मन में क्या था। कुछ पॉइंट्स के जरिए हम ये बातें समझ सकते हैं। तो हम जानते हैं कि बंगाल का सबसे पहले तो कितना बड़ा योगदान रहा है भारत की आज़ादी में या क्रांति में। जो बंगाली कम्युनिटी है उसने कितना ज़्यादा योगदान दिया भारत की आज़ादी में, ये हम अच्छे से जानते हैं। पढ़ाई लिखाई और काम के मामले में बंगालियों का योगदान उस वक्त भी बहुत ज़्यादा रहा। बंगाल से ही अंग्रेजों ने भी अपना रूल चलाया और 1912 तक कलकत्ता भारत की राजधानी रहा। अब जब बंगाल में पुनर्जागरण हुआ तो बंगाल की जो हिंदू कम्युनिटी थी वो हर चीज़ में आगे बढ़ती चली गई। पढ़ाई लिखाई, टेक्नोलॉजी, कला, संस्कृति, हर चीज़ में जो बंगाल की हिंदू कम्युनिटी थी वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। इससे बंगाल जो था वो केंद्र बन गया सांस्कृतिक उत्थान का या पुनर्जागरण का। इसके उलट जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके जो नेता थे, कट्टरवादी नेता, उन्होंने आम मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने से रोके रखा। किस चीज़ के सपोर्ट पे? इस्लाम के नाम पर। अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई, टेक्नोलॉजी, अंग्रेज़ों के साथ उठना बैठना, इस तरह की चीज़ों को लेकर या फिर अंग्रेजी या फिर दूसरे नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ उन्हें स्कूल भेजने की जो बात थी, इन सारी बातों का विरोध किया कट्टर मुस्लिम नेताओं ने। इससे हुआ है कि जो मुस्लिम थे वो उसी पुरानी जमींदारी, सामंतवादी या नवाबी परंपरा में दिलचस्पी लेते रहे और उन्नति से दूर होते गए। हालांकि ब्रिटिश आर्मी में पंजाबी मुस्लिमों की और पठानों की संख्या अच्छी खासी थी, जैसा कि अंबेडकर जी ने भी अपनी किताब पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में कहा। इन्हीं मुस्लिम्स ने वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया। ये जो आप अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया गेट पे इतने मुस्लिम्स का नाम है, इतने हिंदुओं का नाम है। पहली बात तो इंडिया गेट पे किसी का कोई रिलीजन नहीं है। वहाँ पे जो इंडिया गेट बनाया गया, अंग्रेज़ों ने इंडिया गेट बनाया उन सैनिकों की याद में या वर्ल्ड वॉर 1 की याद में जिसमें भारत के सैनिकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। ये भारत की लड़ाई नहीं थी, ये अंग्रेज़ों की तरफ से भारत के सैनिक, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उन्होंने लड़ाई की थी। तो अगली बार आपसे कोई कहे कि वहाँ पे भारत के क्रांतिकारियों का नाम है तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जाहिर है अंग्रेज इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि वो उनके खिलाफ लड़ने वालों के लिए इंडिया गेट बनाकर जाएंगे यहाँ पे। खैर, हुआ ये कि जहाँ एक तरफ हिंदू आगे बढ़ते गए वहीं जो मुस्लिम थे वो पिछड़ते चले गए। पूरी एक जनरेशन तक हिंदू जहाँ एक तरफ आगे बढ़ते गए वहीं मुस्लिम उन्हीं पुरानी रूढ़िवादी सोच में रह गए अपने नेताओं के चलते। इससे हुआ ये भी कि जो हिंदुओं में मिडिल क्लास का राइज एक हुआ भारत में, उस वक्त मुसलमान अभी भी पुरानी सोच के साथ जी रहे थे। इन सब का नतीजा ये हुआ कि जो मुसलमान थे वो हीन भावना से ग्रस्त होने लगे, क्योंकि जहाँ ये मुगलों के समय रूलिंग क्लास थे वहीं अब ये हिंदू समाज से पिछड़ चुके थे अपने नेताओं की बातों में आकर। इसी तरह का कुछ हाल हम आज भी पाकिस्तान में देखते हैं, जहाँ पे बिल्कुल जाहिलों की भरमार हो चुकी है, जहाँ पर वो आज भी सपना देखते हैं कि वो गज़वाए हिंद करेंगे या फिर वापस से दिल्ली से हुकूमत करेंगे, मुगलिया सल्तनत को वापस से स्थापित करेंगे और इस तरह की दूसरी बेवकूफ़ाना बातें वो करते हैं। अब एक तरफ कांग्रेस थी जो कि एक सेक्युलर पार्टी थी, हर किसी की पार्टी थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी जो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी थी। एक तरफ हिंदू थे जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, जो हिंदू मिडिल क्लास का भी उदय उस वक्त हो रहा था, जो आगे बढ़ते जा रहे थे, चीज़ों को सीखते जा रहे थे। दूसरी तरफ जो मुसलमान थे वो अपने नेताओं की बातों में आकर और रूढ़िवादी सोच के साथ कट्टरता की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब इन सब के बीच अंग्रेजों ने इस बढ़ते हुए हिंदू मिडिल क्लास से लड़ने के लिए, उन्हें काउंटर करने के लिए इन्हीं
मुसलमानों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो अभी भी पुरानी मानसिकता के साथ, हीन भावना के साथ जी रहे थे। अंग्रेजों ने यह दिखाया कि वो मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हैं। यहाँ तक कि जब बंगाल का बंटवारा हुआ तो ईस्ट बंगाल के पहले गवर्नर बने बैमफील्ड फुलर। उन्होंने भी ये कहा कि ब्रिटिश सरकार मुस्लिम समाज को अपनी पसंदीदा पत्नी की तरह देखती है। खुद अबुल कलाम आज़ाद जी ने भी इस तरह की बातों का जिक्र अपनी किताब में किया। उन दिनों भारत में क्रांतिकारी ज्यादातर हिंदू मिडिल क्लास से होते थे और मुस्लिम ज्यादातर अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत की लड़ाई के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देते थे। अबुल कलाम आज़ाद जी जब क्रांतिकारियों से मिले तो वो ये भी लिखते हैं कि क्रांतिकारियों ने उन पर शक किया। अब हालांकि ये नहीं है कि हर मुसलमान ही उसी तरह के थे, क्योंकि गफ्फार खान जी जैसे मुसलमान भी भारत में थे और ख़ासकर गांधी जी के आने के बाद हालात कुछ सुधरने लगे थे हिंदू मुस्लिम को लेकर। पर अंग्रेज और कट्टर मुस्लिम नेता हिंदू और मुसलमान को साथ नहीं आने देते। इसी आग में घी का काम किया पैन इस्लामिज्म की थ्योरी ने, जिसके बारे में मैं अपने कई वीडियोज़ में बात भी कर चुका हूँ, और जो बात करती है मुसलमान का मुसलमान के साथ भाईचारे को लेकर, यानी जो मुस्लिम एकता की सिर्फ बात करती है, वो ये थ्योरी है। इस भावना के बावजूद हिंदू मुस्लिम एक साथ आए 1919 में खिलाफत आंदोलन के समय, जब महात्मा गांधी ने हिंदुओं से मुस्लिमों को सपोर्ट करने के लिए कहा। हालांकि खिलाफत आंदोलन अपने आप में एक पैन इस्लामिक मूवमेंट था, लेकिन इस आंदोलन में हुआ ये कि गांधी जी ने उन मुसलमानों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जो अभी तक भारत के स्ट्रगल से दूर थे। इसी के साथ स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद से स्पीच दी और उस स्पीच में उन्होंने राष्ट्रीय एकता की बात की और स्पीच की शुरुआत हुई वैदिक मंत्रों से। ये अपने आप में इतिहास में, शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ जब एक मस्जिद में ऐसा हुआ और मुसलमानों को इस बात से कोई एतराज भी नहीं था। यानी अंग्रेजों और कट्टर मुसलमानों की कोशिश के बावजूद गांधी जी और स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे लीडर्स के चलते ये दूरी कुछ कम हुई, पर यह ज़्यादा दिन तक नहीं चला। खिलाफत आंदोलन के ख़त्म होते ही फिर से ज़्यादातर मुसलमान आज़ादी के मूवमेंट से दूर होने लगे और हिंदुओं और मुस्लिमों में एक बार फिर से दूरी बढ़ने लगी, जिसका कारण एक बार फिर से वही मौलाना, वही नेता बने जिन्होंने आम मुसलमानों को हमेशा से बरगलाया था। तो एक तरफ पैन इस्लामिज्म की थ्योरी, दूसरी तरफ ये जो कट्टर नेता थे या जो मौलाना थे, उनके चलते जो हिंदू और मुस्लिम थे उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि मुसलमान अब टू नेशन थ्योरी का सपोर्ट करने लगे थे। साल 1937 से मुस्लिम लीग ने मुसलमान भीड़ को इकट्ठा करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी दंगों या अराजकता की स्थिति पैदा करनी शुरू कर दी। आम मुसलमानों से ये भी कहा गया कि ये जो नया देश बनेगा उसमें मुसलमान, जो गरीब मुसलमान हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान गरीब ही थे, तो उन्हें इस तरह से बरगलाया भी गया। हालांकि जाहिर है कोई बच्चा नहीं था, हर कोई अपनी इच्छा से ही फैसले ले रहा था। इसी के साथ साथ और भी कट्टरता वाली चीज़ें बढ़ती गई। गज़वा-ए हिंद जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, जो चीज़ें हम आज भी बहुत सारी जगहों पे सुनते हैं कि हम वापस से दिल्ली से हुकूमत करेंगे, मुगलिया सल्तनत लाएंगे वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिला और इसके बाद कम या ज़्यादा तौर पर हम सब जानते हैं क्या हुआ। 1947 तक नोआखाली, बिहार और जगह जगह पर इस तरह की अराजकता की स्थितियां बनती गईं। डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखाली या फिर बिहार में जिस तरह की स्थितियां हुई, उसके बारे में अगर हम बात करने लगे तो शायद बहुत सारे लोग सुनना भी नहीं पसंद करेंगे। खैर, आज और पिछली वीडियो में मेनली मैंने मुस्लिम लीग के बनने की बात की और साथ ही ये कि सोशल स्टेटस कैसा था उस वक्त भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों का, और उसके बाद किस तरह बंटवारा हुआ, 1905 से लेकर 1947 तक क्या क्या हुआ। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी और विषय के ऊपर जानना है या फिर आज़ादी से ठीक पहले क्या हुआ था, आपको इन चीज़ों के बारे में जानना है तो भी मुझे कमेंट में अवश्य बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।